नमस्कार साथियों, क्लास 24 आरएस में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक 6 बजे जो है अपन यूआरओ के लिए जो है लाइव सेशन लेते हैं और उसी के अंतर्गत जो है अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के जो है प्रमुख शिलालेख या अभिलेख, और उन अभिलेखों की सीरीज में आज अपन बात करेंगे आगे कुछ रहे हुए टॉपिक्स में। ठीक है, हम जो है राजस्थान के अभिलेखों में जो है अभी तक मोटे तौर पे जो है बिजोलिया अभिलेख पढ़ चुके हैं, हम जो है बडली अभिलेख पढ़ चुके हैं, हम जो है बुचकुला अभिलेख पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब आज अपन इसमें आगे देखेंगे, वो देखेंगे घंटियाला अभिलेख की बात। ठीक है, और उससे आगे जो जो हमारे सामने होंगे उन सब की अपन बात करेंगे। तो मैं क्लास 24 एप्लीकेशन पे आपका स्वागत करता हूं और आरएस प्री एंड मेंस 2023 की जो है बैच अनाउंस हो चुकी है 24 फरवरी से ही, और महज 9,999 रुपये मिल रही है। अभी होली का ऑफर चल रहा है 20%, तो आप होली 20% लगा देंगे तो यहाँ पे आपके जो है करीब करीब 8,000 में कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्री और मेंस दोनों का ये कोर्स है। और क्लास 24 आरएस की तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और ऐसे ही ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लाता रहे और आप भी जो है जीवन के नए मुकाम और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। तो ये कुछ बच्चे उस दिन मुझे कह रहे थे कि सर उस दिन पीपीटी बन नहीं पाई थी, तो मुझे कह रहे थे कि सर पीपीटी से, तो मैंने आपकी पीपीटी तैयार करवा दी। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में शुरुआत मैंने डाल दी है कि राजस्थान इतिहास के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये सारे मैंने डाल दिए। ये आपको पीपीटी हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, तो वहाँ आप डाउनलोड करके लेना इसको, है ना, एप्लीकेशन में मिलेगी, ध्यान रखना। अच्छा, मैंने आपको अभिलेख पढ़ाए थे, बडली अभिलेख मैंने बताया था आपको सबसे प्राचीन है, 487 ईसा पूर्व में है। ठीक है, और ये भिलोड माता मंदिर में मिला था, हमने बात कर ली। बसंतगढ़ सिरोही हम पढ़ चुके हैं। बरमलात ये चावड़ा शासक था, हमने इसके बारे में बात की थी। बुचकुला जोधपुर है, मैंने आपको बताया। प्रतिहार नागभट्ट सेकंड का है और पार्वती माता मंदिर से मिला था बिलाड़ा के आसपास। ठीक है, और बिजोलिया बिलवाड़ा के अंदर मिलता है। सोमेश्वर चौहान को यहाँ जो है प्रताप लंकेश्वर कहा गया था। सोमेश्वर तक जो है चौहान राजवंश की जानकारी मिलती है, जो पृथ्वीराज के फादर है। और पार्श्वनाथ मंदिर में, ये ध्यान रखना। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। इसमें कुछ एडिशनल 4 चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी, और चावड़ा वाला मैंने मेंशन कर दिया है आपके लिए। ठीक है, और ये सब पढ़ चुके हम, जो है ब्रह्मदत्त वगैरह सब पढ़ चुके हैं। अब कई बच्चे मुझे उस दिन कमेंट में भी कह रहे थे कि सर क्या घोसुंडी शिलालेख राजस्थान का प्राचीन शिलालेख नहीं है? तो आज उनके लिए जानकारी कि घोसुंडी शिलालेख में और आपके जो है बडली शिलालेख में काफ़ी अंतर है। वो 487 ईसा पूर्व का है, वो भारत का दूसरा प्राचीन शिलालेख है, और ये जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व का। बस यहाँ ये आपको डिफरेंस क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, तो ये कहाँ मिला है? तो ये अभिलेख जो है चित्तौड़ के नगरी के निकट घोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है। अब नगरी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, प्राचीन सभ्यताओं मैंने आपको नगरी पढ़ाई थी और उसमें मैंने बहुत कुछ नगरी के बारे में बता रखा है। ठीक है, और यहाँ जो है नगरी के निकट एक गाँव है घोसुंडी, और इस गाँव से जो हमें ये प्राप्त हुआ है, जिसकी भाषा कैसी है, संस्कृत, और लिपि पूछे तो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, ये ध्यान रखना। इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने, ये याद रखना बस, किसका जिक्र मिलता है? गजवंश के राजा सर्वतात का जिक्र मिलता है। और क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। सकर्षण और वासुदेव के जो है पूजा ग्रह के चारों ओर क्या बनाई थी इसने? 4 दीवारी बनाई थी। सकर्षण कौन है भाई? सकर्षण बलराम है। कौन है भाई ये सकर्षण? बलराम की बात कर रहा। वासुदेव तो आपको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है, बलराम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चारों ओर क्या बनाई? 4 दीवारी बनाई। ठीक है, यह अभिलेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय या अपन दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको? भागवत संप्रदाय। क्या कहते हैं? भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। यानी कि राजस्थान में ईसा पूर्व जो है भागवत धर्म का प्रचलन था। ठीक है, भागवत धर्म के अनुयायी राजस्थान में थे, यानी भागवत धर्म या भगवान कृष्ण को पूजने वाले उसमें भी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसे डॉक्टर D.R. भंडारकर ने जो है क्या किया था? प्रकाशित किया था। ठीक है, भंडारकर ने जो है इसको प्रकाशित किया था कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वो सारी बातें बताई थी। ठीक है, D.R. भंडारकर बहुत फेमस है, आपको पता ही है। ठीक है, भंडारकर का नाम राजस्थान के पुरातत्वविदों में बहुत फेमस नाम है। तो ये आपको रखना घोसुंडी शिलालेख। अब ध्यान रखना, जब भारत का पूछे सबसे प्राचीन, तो आपको ध्यान रखना कौन सा है? बडली माता अभिलेख, बडली का अभिलेख जो भिलोट माता के मंदिर से मिला है। और ये दूसरा जो है, ये राजस्थान में जो है भागवत धर्म का पहला पूछे तो, प्राचीन पूछे तो ये है। ठीक है, भागवत कहे या वैष्णव कहे, एक ही बात है। घोसुंडी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको और होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जो है जोधा जो जोधपुर के शासक थे, उनकी पुत्री थी श्रृंगार कंवर, जिनकी शादी जो है
अपन देखते हैं कि आवल बावल की संधि के तहत तय हुई थी कि कुंभा के पुत्र रायमल से होगी। तो उस श्रृंगार कंवर ने जो है घोसुंडी गांव में बावड़ी बनवाई थी। क्या बनवाई थी? बावड़ी। और उस बावड़ी का नाम भी क्या है? घोसुंडी बावड़ी। क्या नाम है? घोसुंडी बावड़ी। तो वहाँ भी एक जो है शिलालेख मिलता है। ठीक है, मैंने ये षटकोण वाला लिख दिया, आप ये समझ लेना। ठीक है, जो है सड़क वाला समझ लेना। तो घोसुंडी शिलालेख मिलता है, उसमें भी जो है मेवाड़ में जो है जानकारी मिलती है वहाँ पे कि रायमल और जोधा की विजय पे प्रकाश पड़ता है, उनके परिवार की जानकारी मिलती है, मेवाड़ वालों की जानकारी मिलती है। तो घोसुंडी है। तो घोसुंडी बावड़ी आज से आगे पूछे तो किसने बनाई थी? तो जो है श्रृंगार कंवर ने बनाई थी। किसने बनाई थी घोसुंडी बावड़ी? श्रृंगार कंवर ने, जो क्या थी? कुंभा के पुत्र रायमल की पत्नी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्या है। ये आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट की ज़रूरत ही नहीं है, हम PDF डाल देंगे सारी आपको क्लास 24 के एप्लीकेशन पे। ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स खरीदना जरूरी नहीं है, आप एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर कोर्स खरीदना खरीदना आपके ऊपर है। नोट, अच्छा, इस अभिलेख के बारे में और है क्या है कि कवि राजा श्यामल दास ने इस अभिलेख का उल्लेख किया। श्यामल दास ने कौन सी जगह अभिलेख किया होगा? तो श्यामल दास ने अभिलेख का उल्लेख किया होगा आपके जो है वीर विनोद ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? वीर विनोद ग्रंथ में। यहाँ पे अकबर के समय जो है अकबर चित्तौड़ आक्रमण करता तो उसने हाथियों का बाड़ा बनाया था, इसे हाथी बाड़ा अभिलेख भी कहते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है हाथी बाड़ा अभिलेख। और प्रकाश स्तंभ ऊब दीवड़ बनाया था। प्रकाश स्तंभ बोले तो क्या है कि चित्तौड़ के किले पे जो है प्रकाश डालने के लिए, प्रकाश बोले तो युद्ध के समय जो है, ठीक है, इस तरह का स्तंभ बनाया ताकि यहाँ से रोशनी सीधी कहाँ पड़े? चित्तौड़ के किले पे पड़े। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो है किसने बनाया था? ऊब, इसको ऊब दीवड़, दीवड़ मतलब दीवड़ा, दिया। ठीक है, ऊब है ऊबा खड़ा, मारवाड़ी वर्ड है ऊब दीवड़। ठीक है, बनाया था, इसलिए इसे हाथी बड़ा अभिलेख भी कहते हैं। घोसुंडी बावड़ी अभिलेख मैंने आपको बता दिया कि 1504 का है। कुंभा, राणा कुंभा के पुत्र रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने यहाँ एक बावड़ी का निर्माण करवाया और अभिलेख लगाया था। ठीक है, अच्छा, आपको पूछे कि इसका वास्तुकार कौन है, तो कौन है? महेश्वर है। कौन सा? इस वाले अभिलेख का। ठीक है, महेश्वर। इस अभिलेख में श्रृंगार देवी अपने पति रायमल तथा अपने पिता मारवाड़ राव जोधा और दादा रमल की क्या की गई है? प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि इसने पारसियों को और जो है उधर जो है ईरानियों वगैरह को से लोहा लिया था, हराया था, इस टाइप से जिक्र मिलता है। ठीक है, ये आपको पता ही है कि राजस्थान शब्द का प्राचीन उल्लेख 2 शिलालेखों में मिलता है। सबसे प्राचीन तो बसंतगढ़ सिरोही वाला है, ये आपको पता ही है, और दूसरा चित्तौड़ शिलालेख घोसुंडी शिलालेख में मिलता है। ठीक है, ये तो 1504 का है, और बसंतगढ़ में आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ बहुत पहले का, 600 के आसपास का, तो उसमें मिलता है। ठीक है, फिर है बुचकुला अभिलेख, ये आप पढ़ चुके हो। पार्वती मंदिर बिलाड़ा में है। नागभट्ट सेकंड है, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के पुत्र की जानकारी देता है, ये पूरा पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। बिजोलिया आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, मैंने यहाँ लिस्ट डाल दी बिजोलिया में आपके लिए कि बिजोलिया शिलालेख में जो है कौन कौन से ये नगर, प्राचीन नगरों की जो है हमें क्या मिलती जानकारी, मैंने वहाँ वैसे भी पढ़ाया था, यहाँ मैंने PDF भी PPT बना के आपके डाल दिए। ठीक है, तो आप मस्त रहा करो, बस पढ़ते रहा करो। अब है अपना इम्पोर्टेंट घंटियाला अभिलेख। मैं न लगा रहा हूँ, घंटियाला नहीं, एक्चुअल में घटियाला है। ठीक है, जोधपुर में जगह पड़ती है, 861 ईस्वी जोधपुर में। ठीक है, हमारे उधर भाषा हम इसको घंटियाला ही कहते हैं, सही बात है, घंटियालो। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे बोल देता हूँ, पर तुम समझ जाना, बस तुम समझना जरूरी होता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये कैसा है? संस्कृत भाषा में लेख है। कैसा है? संस्कृत भाषा में। ये लेख जो है अभिलेख प्रतिहार राजा कुकुक द्वारा स्थापित करवाए गए थे। इसमें याद रखना कौन है यहाँ पे? कुकुक है। इसमें कुछ लाइनें कुकुक खुद लिखेगा, वो भी आगे आएगा। इनमें से एक लेख प्राचीन जैन मंदिर जो है वहाँ था, पहले जैन मंदिर था ये। ठीक है, बाद में जो है एक खंडित विखंडित हो गया होगा, या मूर्ति कोई चोरी हो गई होगी या खंडित विखंडित हो गई होगी, तो फिर वहाँ पे जो है क्या है, कोई देवी की मूर्ति ला के रख देगी। तो अब इसको कहते हैं माता की साल। साल का मतलब क्या होता है आप लोग भली भांति परिचित होंगे यदि मारवाड़ पट्टी से तो है। पुराने ज़माने में साल का मतलब बड़ा जो है कमरा, अपना वो रूम होता था ना, वो आगे वाला, उसको कहते थे बैठक वाला रूम, जैसे उस बड़े से कमरे को क्या कहते थे? साल। अब वो चीज़ें या वो वर्डिंग रही नहीं है, लेकिन एक ज़माने में इसको ऐसा कहते थे। ठीक है, तो ये माता की साल है, तो ये माता के साल या मंदिर था, कमरा था। ये प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है तथा अन्य 4 लेख कैसे हैं? संस्कृत भाषा में। ठीक है, मंदिर के पास एक खाखू का देवल नामक एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे जो है बाकी और लेख मिले हैं, एक तो मंदिर में और 4 अन्य लेख मिले, वो कहाँ मिले हैं? खाखू की देवल में मिले। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। इस लेख में हरिश्चंद्र से लेके कुकुक तक प्रतिहार शासकों की जो है जानकारी, लास्ट शासक लगाया किसने? कुकुक ने। कुकुक तक मिलेगी, इसके बाद तो कौन हुए होंगे क्या पता है इनको, कुकुक थोड़ी पता था उसमें।
कॉमन सेंस है। तो हरिश्चंद्र जो है इनके वंशज से लेके हरिश्चंद्र अन्य नाम मिलता है रोहिल्ती, ठीक है, यहीं से जो है इनकी वंशावली शुरू होती है। वैसे एक्चुअल वंशावली शुरू होती है वो रज्जेल से होती है, मेवाड़ मारवाड़ के प्रतिहारों की, ठीक है। हरिश्चंद्र के 2 रानियाँ थी, तो भद्राणी, क्षत्रिय भद्रा और ब्रह्माणी करके एक और थी, ऐसे 2 रानियाँ थी, उनसे 2 अलग अलग पुत्र होते हैं, 2 क्या 4 3 4 होते हैं। क्षत्राणी के तो 4 पुत्र हुए थे, रज्जिल तीसरा पुत्र था, उससे ही इनकी वंशावली शुरू होती है। तो कुकुक तक प्रतिहार शासक को क्या मिलती है, वंशावली मिलती है। अब आगे देखना मजेदार चीज है, और कुकुक ने क्या किया था, घंटियाला या घटियाला और मंडोर में जो है जय स्तंभ, विक्ट्री, ठीक है, जय स्तंभ जो है स्थापित कराए थे, ठीक है। कहाँ कहाँ कराए थे, एक तो घटियाला में कराए और मंडोर में कराए। कुकुक ने घटियाला को उसमें कहा गया है रोहिंस कूप, उसमें इसका नाम क्या था, रोहिंस कूप में इसने बताया कि वहां पर जो है इसने आभीरों के उपद्रव को क्या कर दिया, दमन कर दिया था। क्या कर दिया, दमन। और ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के और जो है महाजनों के रहने लायक इस स्थान को बनाया, ठीक है, ये इसका उल्लेख मिलता है। तो दमन को उसे व्यापारिक केंद्र के रूप में जो है स्थापित किया। केंद्र में एक्चुअली 3 जातियों का जिक्र मिलता है कि ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और महाजनों के रहने लायक उसने बनाया। आभीर का मतलब यहाँ से जो है कोई जो है पशु पालन वाली जाति वगैरह रही होगी जिसने विद्रोह कर दिया होगा, बाकी तो आभीरों का मतलब तो यहाँ क्या है वो यही जाने, ठीक है। फिर लेखक कौन है, तो मात्ररवि नामक मग ब्राह्मण है। कौन है, मग ब्राह्मण। ऐसा माना जाता है कि मग ब्राह्मण है, इनको शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाकद्वीपीय ब्राह्मण है। और जो ओस वालों की कुल देवी है, ओसिया में सचियाय माता, उन देवी के जो है ये क्या है, पुजारी होते थे, तो सेवक होते थे एक प्रकार से, ठीक है। और इस जो लेख है इसको उत्कीर्ण कराया है, एनग्रेवर कराया, वो कराया था आपके कृष्णेश्वर ने। किसने करवाया था, कृष्णेश्वर ने। तो ये आपको रखना है किसके बारे में, घंटियाला के बारे में ध्यान। घटियाला लेख जो है वो किसका है, कुकुक का है, ठीक है। अब आगे एक आएगा बाउक, ठीक है, वो भी इसी का जो है भाई होगा, इसकी दूसरी माता से उत्पन्न पुत्र होगा। ये बाउक प्रशस्ति है 837 ईस्वी की। ये मंडोर के पास ही कोई विष्णु मंदिर है उसमें लगा हुआ था, जिसे बाद में जोधपुर शहर के परकोटे में लगा दिया गया, ठीक है। ये वाला ये प्रशस्ति प्रतिहार राजा बाउक ने खुदवाई थी। किसने खुदवाई थी, प्रतिहार राजा बाउक ने खुदवाई थी, ठीक है। बाउक कौन था, कुकुक को भाई था, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन भी है आगे, मैंने जानबूझ के डाला है कि इसमें आप मुझे बताना निम्नलिखित कौन कौन से अभिलेख प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी दे। देखो यहाँ पे सिर्फ प्रतिहार शासक पूछ रहा है, तो जो है घटियाला अभिलेख और बाउक प्रशस्ति दोनों ही देते हैं, घटियाला और बाउक। घोसुंडी तो नहीं देता कम से कम, ये तो आपको ही पता है। घोसुंडी अभिलेख किसके बारे में जानकर, श्रृंगार कौर के समय लगा हुआ है। और घोसुंडी एक तो जो है वो दूसरा पहले वाला वो तो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म की जानकारी देता है। चीरवा का अभिलेख जो है आगे देखेंगे मेवाड़ वाले शासकों का जानकारी देगा, विशेष तौर जयत्र सिंह का बहुत वीरता की बातें करेगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब है चीरवा का शिलालेख, ठीक है। कौन सा है, चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी का है। कब का है, 1273 ईस्वी का। चीरवा गांव उदयपुर में अभिलेख स्थित है, जो कि संस्कृत भाषा व नागरी लिपि में है। कौन सी लिपि में, संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में। यह शिलालेख गोहिल वंश के शासक जयत्र सिंह, देखना ये सीरीज है पूरी। जयत्र सिंह होता है, जयत्र सिंह के बाद तेज सिंह होता है, तेज सिंह के बाद समर सिंह होता है, और समर सिंह के बाद जो है रावल रतन सिंह होता है, जो रावल शाखा का अंतिम शासक था मेवाड़ में, ठीक है। हालांकि यहाँ समर सिंह तक जानकारी था, इसका मतलब ये किसने लगवाया होगा, समर सिंह ने लगवाया होगा। किसने लगवाया होगा, समर सिंह, क्योंकि अंतिम शासक तक ही जानकारी दे रहा है, उसके बाद नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसी ने तो लगाया होगा, इसी ने क्या किया होगा, लगवाया होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप समझ जाना। इस शिलालेख में तातेड़ नहीं है, तातेड़ एक जाति होती है जैनों में, तातेड़, ठीक है। तातेड़ जाति जैन के तलारक्ष नामक प्रशासनिक पद का वर्णन है, याद रखना। जो अपन कोतवाल वगैरह पढ़ते हैं आगे वाले समय में, जो एक प्रकार की प्रशासनिक शांति बनाए रखता है समाज में, है ना, कोतवाल जो होते थे, उसी प्रकार का जो है ये भी क्या था उस समय, शांति के लिए तलारक्ष नामक जो है क्या है, प्रशासनिक पद है ये। एज ये क्या है, कोतवाल जैसा है, ये समझ लेना आप, जो मध्यकाल में अपन पढ़ते हैं। जो नगर के सज्जन व्यक्ति की रक्षा और दुष्ट व्यक्ति को क्या देते थे, दंड देते थे। यही समझो कि पुलिस वाले जैसे थे। पुलिस वाले कह नहीं सकते अपन एग्जैक्ट, अपन उसमें जो है मध्यकाल में कोतवाल कह सकते हैं इसको, ठीक है, वो था। तो उसमें बस पोस्ट का नाम क्या मेवाड़ में, तो ये ध्यान रखना, ये जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है अपन को इसमें,
इसमें जैत्र सिंह को शत्रु राजाओं के लिए प्रलय मारुत के समान, मारुत यानी जो है तूफान की तरह बताया गया, कहने मतलब, ठीक है, बताया गया है। इस अभिलेख में क्षेत्रगच्छ आचार्यों का वर्णन है, जिसे उस समय की शिक्षा व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आचार्य का मतलब उस काल में होता क्या था, शिक्षक ही होता था, ठीक है, ये समझो। हालांकि क्षेत्रगत जैन आचार्य मतलब जो है ये साधु संतों की बात हो रही है, और उस समय ये शिक्षा का व्यवसाय या काम करते होंगे, तो उसके बारे में जानकारी है। यह अभिलेख सती प्रथा की जानकारी देता है, ठीक है। कैसे देता है, तो इसमें बताया गया है कि तातेड़ जाति के लोग जो है ये इन्होंने लगवाया था इस गांव में, चिरुआ में, यही रहते थे, वहाँ इनको जागीर में मिला हुआ था ये गांव। तो जो है इन्होंने मेवाड़ के शासकों की तरफ से कई युद्धों में क्या लिया था, भाग लिया था। जैसे भूताला का युद्ध था जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य, तो उसमें भी ये भाग लेते हैं, ठीक है। और उधर जो है अर्थुना पे आक्रमण करते हैं परमारों के विरुद्ध, उसमें भी भाग लेता है। तो कई जगह इनके वंशज भाग लेते हैं ये जैन। तो जो है इस समय जो है एक आदमी होता है बालक, ये मर जाता है, और इसकी पत्नी होती है भोली। भोली उस समय क्या हो जाती है, पीछे सती हो जाती है, ठीक है, याद रख लेना इस चीज़ को। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैन अमूमन जो है अहिंसात्मक जाति है, ठीक है, हिस्सा पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करते। इसलिए जैन जो है व्यापार वाणिज्य ज़्यादा करते हैं, खेतीबाड़ी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे जीव हत्याएँ होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की रक्षा के लिए या सेना जीविका वाला काम भी कर रहे हैं। इसके रचयिता कौन है, रत्न प्रभसूरी इसके जो है रचयिता थे। उन्होंने, ये चित्तौड़ से थे, कहाँ से थे ये, चित्तौड़ से। इन्होंने इसको लिख के भेजा, और फिर इसका जो है लेखक बना, वो कौन बना, पार्श्वनाथ। कंपोजर ये था, राइटर ये था, लेखक पार्श्वनाथ, और शिल्पी था इसका देलहन, जिसने इसको इस पे लगवाया, मतलब वो खुदाई करके पत्थर पे लगाया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना विशेष तौर पे, ठीक है भाई। आपको पूछे सती प्रथा की जानकारी वगैरह, तो देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि सती प्रथा हर समाज में उसमें व्याप्त थी। ऐसा कुछ नहीं कि केवल उस जातियों में थी, ऐसा कुछ नहीं, सब में थी। और अपन राजस्थान में भरपूर देखते हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है। अब है भाबरू अभिलेख, और दूसरा नाम है इसका बैराट कलकत्ता अभिलेख। क्या नाम है, एक भाबरू अभिलेख, दूसरा नाम क्या है, बैराट कलकत्ता अभिलेख, ठीक है। तो भाबरू अभिलेख नाम क्यों है, बैराट कलकत्ता अभिलेख क्यों है, तो बैराट नाम जो है विराट नगर वर्तमान वाला जो है जयपुर में, जो दिल्ली की तरफ जाते हैं तो साइड में थोड़ा सा पड़ जाता है, शाहपुरा के साइड में, उस विराट का नाम अलग अलग समय में अलग अलग रहा है। कभी विराट नगर रहा है, कभी बैराट रहा है, तो इस तरह उसके नाम रहे हैं, ठीक है। तो उस समय जो है उस विराट में एक जो बीजक की पहाड़ी, वहाँ एक अभिलेख लगा हुआ था, और एक अंग्रेज अधिकारी था, सैन्य अधिकारी था, कैप्टन बर्ट। उसने एक भाबरू गांव पड़ता शाहपुरा के पास, दिल्ली हाईवे के ऊपर ही पड़ता, बोर्ड लगा हुआ था, कभी जाते हुए देखना। उस भाबरू के पास उसने सैन्य शिविर डाल रखा था, और वहाँ पे उस सेना का पड़ाव था, और उसको जो है अभिलेख मिला था, कहाँ पे, शिलालेख, मतलब शिला बोले तो पत्थर लिखा हुआ लेख था ये, ठीक है। वहाँ बीजक की पहाड़ी पे, वहाँ एक जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर था। बौद्ध मंदिर के द्वार पे या दरवाजे पे ही ये क्या लगा हुआ था। तो कैप्टन बर्ट ने उसको पूरा पत्थर को सहित काट दिया, शिलालेख को उठाया वहाँ से, और लेके आ गए कहाँ पे, भाबरू गांव में, जहाँ उनका सैन्य शिविर था। फिर भाबरू से ये अभिलेख क्या हुआ कि उसमें कलकत्ता के अंदर जो है एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो है म्यूजियम था, और इनको लगा कि यहाँ ज़्यादा दिन तक रहने से कोई चोरी चपाटी नहीं हो जाए, कहीं इधर उधर चोरी ना हो जाए ये शिलालेख, तो इसको कहाँ भेजना चाहिए, कलकत्ता। तो इन्होंने भेज दिया इसको कलकत्ता, इसलिए अपन इसको कहते हैं बैराट कलकत्ता अभिलेख भी कहते हैं। तो भाबरू शिविर में रहा, सैन्य शिविर रहा, इसलिए भाबरू अभिलेख नाम मिलता है। दूसरा बैराट कलकत्ता, बैराट जगह से मिला था, और कलकत्ता वाले म्यूजियम है, इसलिए बैराट कलकत्ता अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जानकारी मिलती है मोटे तौर पर बौद्ध धर्म की और अशोक की। किसकी मिलती है, अशोक की। हमें ये पता चलता है कि उस समय अशोक का जो है हमारे यहाँ बौद्धों का बहुत बड़ा केंद्र था, वो था आपका कौन सा, बैराट था। और वहाँ बौद्ध धर्म के जो है प्रमुख केंद्र के तौर पे अशोक ने जो वहाँ कई सारी चीज़ें जो है विकसित या डेवलप करवाई होगी, तो उसने अभिलेख भी लिखवाया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने एक प्रकार से आह्वान किया है। उसने कहा है कि मैं अब बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया हूँ, बौद्ध धर्म और संघ में जाने का स्पष्ट उल्लेख बुद्ध का मिलता है, अपने अशोक का मिलता है, वो आपके बैराट अभिलेख से मिलता है। तो वो क्या क्या बातें हैं, सारी बातें अपने यहाँ कर लेते हैं। यह अभिलेख विराटनगर बैराट की बीजक डोंगरी से प्राप्त हुआ है। बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी, ऐसे कई नाम है यहाँ पे, तथा जिसे कैप्टन बर्ट द्वारा जो है भाबरू शिविर में रखे जाने के कारण भाबरू अभिलेख कहलाया, ठीक है। 1840 में कैप्टन बर्ट ने कलकत्ता संग्रहालय यानी खोजा, 1837 में गया, ध्यान रखना, ठीक है। कैप्टन बर्ट को ये कब मिला है, 1837 में। मैं और बता देता हूँ आपको, 1840 में तो कलकत्ता भेजा है, 1837 में इसको मिल गया था, 3 साल रखने के बाद इसने भेजा 1840 में। 1840 में कैप्टन बर्ट ने इसे कलकत्ता के संग्रहालय में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में भेज दिया, तो इसे कलकत्ता बैराट अभिलेख भी कहा जाता है।
यह मौर्य सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है। अशोक के कई सारे शिलालेख है, ठीक है। अशोक के आपको जो है बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और अशोक की जो है कई सारी गुफा लेख भी मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बांटा हुआ, जब कभी अपन मौर्य काल पढ़ेंगे तो उसमें अपन अशोक का देखेंगे पूरा, ठीक है। तो ये कैसा है, लघु शिलालेख है, जिसमें वर्ताकार बौद्ध मंदिरों के जो है प्रवेश द्वार पर लगाया गया था, गोल बौद्ध मंदिर थे, ठीक है। जब हैंसवांग चीनी यात्रा करता है बैराट की, तो वो भी जिक्र करता है कि 8 जो है बौद्ध मठ यहाँ थे या मंदिर थे, ठीक है। तो आपको पता है कि 8 बौद्ध मठ थे, हमें कई परवर्ती काल तक भी इसका जिक्र मिलता रहता है, अशोक के बाद भी। तो फिर यहाँ जो है उसमें बहुत बड़ा केंद्र था, तो जो है वर्ताकार उनके द्वार पे लगाया गया था। इसमें क्या था तो देख लेते हैं। इस अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है, मगध का राजा। मजेदार चीज ये है, मगध राज क्या कहा गया है अशोक को, मगध राज। नाम नहीं मिलता अशोक के अभिलेखों में। सबसे मजेदार चीज यही थी कि उसका जो है नाम नहीं मिला था। शुरुआत में तो हम ये मानते थे कि एक अशोक जो उपाधि धारण करता था, देव नाम प्रिय, क्या नाम था, देव नाम प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी, इस तरह की उपाधियां धारण करता था। केवल नाम की जगह देव नाम प्रियदर्शी लिखा हुआ था। देवताओं के प्रिय राजा ने ऐसा किया, ऐसा कहा, ऐसा हुआ, ये आदेश जारी किया, इस टाइप की बातें होती थी। अशोक नाम लिखा हुआ नहीं मिलता था। तो श्रीलंका में उस समकाल में एक राजा हुआ था तिस, वो भी देवनाम प्रियदर्शी नाम से जो है उपाधि धारण करता था। तो फिर जो है दावा किया गया कि श्रीलंका का है। कई सालों तक यही चला। इवन वहाँ की जो है आप ये समझिए कि वहाँ की टेक्स्ट बुक वगैरह जी थी, उसमें सब में यह था कि हमने तो पूरे भारत भर को कॉन्कर कर लिया था, ये चलता था। फिर जो है अशोक का अभिलेख मिलता है 4, जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख है, ठीक है ना, जिसमें गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उडेनगोलन, ठीक है, ये अभिलेख मिलता है। उसमें स्पष्ट अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो वहां से पता चला कि अच्छा ये देवनाम प्रियदर्शी है, ये कौन है, अशोक है। वहाँ देवनाम प्रियदर्शी उपाधि के साथ साथ क्या नाम भी मिलते हैं। फिर अशोक का अपने हमारे अशोक वर्धन नाम से जो है पुराणों वगैरह में साहित्य में जिक्र मिलता ही था। तो हमें पता नहीं था कि ये वही आदमी प्रियदर्शी, वहाँ तो अशोक वर्धन था। तो फिर ये वो व्यक्तिगत नाम वाला अभिलेख मिलने शुरू हुए, तब पता चला कि अशोक। फिर जो है पता चला कि ये तिस कोई यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र हथिया नहीं चख सका था। जो वैज्ञानिक सीमा को निर्धारण अफगानिस्तान करके गया वो कौन है, अशोक महान है, ठीक है। तो जो है इसमें इसको क्या कहा गया, मगध राजा कहा गया। तो आप कॉमन सेंस में मगध राजा कौन है, अशोक है। और इसकी उपाधि मिलती है प्रियदर्शी, क्या मिलती है, प्रियदर्शी, ठीक है। कई जगह देव नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी मिलता है। अभिलेख में अशोक बुद्ध संघ तथा धम्म में श्रद्धा प्रकट करता है, ठीक है। क्या कहता है कि मैंने जो है बौद्ध धर्म जो है अपना लिया है, और आप लोगों को आह्वान करता है प्रकार से, जनता से वगैरह से, वहाँ से आने वाले लोगों से कि आप लोग भी अपना लीजिए इसे, ठीक है। तो आपने वो सुना होगा, अपन संस्कृत कहीं बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, वो यही वर्ड है, ठीक है। इस अभिलेख से 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी मिलती है और बौद्ध धर्म अपनाया। उसने क्या क्या बौद्ध धर्म में पढ़ा है, बौद्ध धर्म के लिए आपको पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, वो 7 ग्रंथ बताता है। कौन, अशोक बताता है इस अभिलेख के अंदर, ठीक है। ग्रंथ याद करने की जरूरत है नहीं। कैप्टन किटोई ने इसका क्या किया था, अनुवाद किया था। इस आदमी का भी नाम क्या रख लेना याद। और ग्रंथ पूछे आपसे कितने बौद्ध ग्रंथों का अशोक जानकारी देता है, 7 की देता है, याद रख लेना। एक जो है ये क्वेश्चन है, वैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आरएस में, बीजक डोंगरी पर, अच्छा ये पूछा हुआ घोषुणी शिलालेख आरएस प्री में पूछा हुआ है, ठीक है ना, 2016 वाली में। बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने और कब की, कैप्टन 1837 ईस्वी, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, मैंने ऑप्शन नहीं डाले जनरली वैसे। एक अभिलेख और मिलता है बैराट में। इसका समय समय पर बैराट का उत्खनन कई लोगों ने किया है, कनिंघम वगैरह सब ने किया। हालांकि कनिंघम ने 1864 के करीब किया तो कुछ मिला नहीं था, लेकिन बैराट का फिर 1871-72 में जो अपन कलाइल कहते हैं, कलाइल HCL कलाइल जिसका नाम है, जिसने राजस्थान में सबसे पहले जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो है अपन क्या देते हैं, श्रेय देते हैं। उस आदमी ने जो है क्या किया था वहाँ सबसे पहले जो है, इस आदमी राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण का श्रेय दिया जाता है इस आदमी को, ठीक है। तो इस आदमी ने जो है यहाँ भी क्या किया है, उत्खनन किया है। तो इसको जो है भीमसेन की डोंगरी से एक अभिलेख और मिला, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है अभिलेख था, ऐसे आप ये समझिए कि इस टाइप से अभिलेख था ये, ठीक है। लेकिन ये बीच में से थोड़ा कटा फटा था, यहाँ बीच में, यहाँ शब्द लिखे हुए, यहाँ 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 लाइन चल रही है, यहाँ तक चल रही है, लेकिन बीच में कोई लाइन नहीं, शब्द मिट गए थे, इस टाइप से था। तो प्रारंभ में इनको लगा कि ये 2 अभिलेख है, लेकिन बाद में जब इसको पढ़ा गया तो पता चला कि एक अभिलेख। और ये बिल्कुल हूबहू बिहार में कुछ अभिलेख मिले थे, उनके जैसी इसकी लैंग्वेज थी। तब ये समझ में आया कि ये भी किसका है, अशोक का है। तो इन अभिलेखों की जो है अशोक अन्य लघु शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसकी भाषा सासारामा बिहार और रूपनाथ अभिलेखों के समान है। सासारामा इंग्लिश में बोलते हैं, सासाराम है ये हिंदी में,
ठीक है। तो रूपनाथ अभिलेखों के समान है। इस अभिलेख में अशोक ये जानकारी देता है कि उसने उपासक बनने के 2.5 वर्ष बाद, कितने बाद, 2.5 वर्ष बाद, संघ में आने के 1 वर्ष बाद धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। यानी कि उपासक वो बना है ना, उसके 2.5 वर्ष बाद वो जो है धर्म का प्रचार प्रसार करता है। ठीक है। और तो संघ में उसकी जब उपासक बन गया, 2.5 वर्ष हो गए थे उसको, और संघ में ठीक 1 साल पहले आया है वो, और फिर उसके बाद वो जो है क्या कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है धर्म का, और उसको तो काफ़ी जो है आनंद की अनुभूति हो रही है, और वो जो है उसको लगता है कि वो समाज के लिए कुछ नेकी के लिए कुछ अच्छे काम कर रहा है। ठीक है। ये इसका जिक्र किया गया इसमें। इस लेख का संपादन बुहलर और सेनाट ने किया था, यानी कि इसको पढ़ा किसने था फिर बाद में, इन लोगों ने। और मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि हैंसवांग जो है बैराट की यात्रा की थी, उसने यहाँ 8 बौद्ध मंदिरों का उल्लेख किया, जिन्हें हुन शासक मिहिर कुल ने क्या तोड़वा दिया था। जब बैराट पढ़ोगे तब ज़्यादा अच्छे से लगेगा। हैंसवांग ने बैराट को पीलो ये तो लो परियात्रा कहा है। हैंसवांग की पुस्तक है सी यू की। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पुस्तक यात्रा वृत्तांत है इसका। पीलो येतेलो तो इसका है, पीलो मोलो किसकी बात कर रहा है, वो भीनमाल की बात करेगा। ठीक है। पीलो येतेलो किसकी बात करेगा, बैराट की। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत अच्छी संभावना है। ठीक है। तो ये आपका क्या था, बैराट था। अब है कीर्ति संपत्ति। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई कुंभा अच्छा लेखक था, इसकी बात, इस बात की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसकी बात की जानकारी हमें कीर्ति संपत्ति से मिलती है, क्योंकि वहाँ हमें कुंभा द्वारा रचित कई सारे ग्रंथों वगैरह की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो इसके प्रस्तुतिकार कवि अत्रि व महेश थे। ठीक है। 1460 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है। कवि अत्रि व महेश थे, और कवि अत्रि की डेथ हो जाती है, फिर महेश जो है क्या है इसको पूर्ण करेगा। यह प्रशस्ति अनुमानतः कितनी शिलाओं पर थी, 8 शिलाओं पर लिखी गई थी, परंतु हमें केवल कितनी मिली है, 2 शिलाएं प्राप्त हुई, बाकी जो खंडित हो गई थी या लोग उठा के ले गए होंगे, जो भी हुआ होगा। इस प्रशस्ति से बापा रावल से लेके कुंभा तक के जो है हमें मेवाड़ के शासकों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति कुंभा के विजय अभियानों की भी जानकारी मिलती है, जैसे उसने मंडोर को जीता, गुजरात को जीता, मालवा को जीता, नागौर को जीता, खंडेला को जीता। ठीक है। ऐसे कई जगह को जानकारी मिलती है। ठीक है। और ये जानकारी हमें मिलती है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मंडोर का प्राचीन नाम जो है मांडव्यपुर है। मंडोर का प्राचीन नाम क्या है, मांडव्यपुर है, याद रखना। ठीक है। इस प्रशस्ति में मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेनाओं को जो है पराजित करने का वर्णन मिलता है। बदनौर वाला युद्ध, चंपानेर वाली संधि यहाँ आप लोगों को स्वाभाविक याद आ जानी चाहिए। इस प्रशस्ति में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों की जानकारी मिलती है। ठीक है। संगीत राज, चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और सुधा प्रबंध, ये कुछ ग्रंथ यहाँ मिल रहे हैं, और भी कई ग्रंथ हैं। कुंभा के विरोधों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कई सारे, जब मैंने यहाँ कुंभा चैप्टर पढ़ा रखा है अपने EORO के लिए, वहां जाके आप देख लेना, कुंभा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है EORO के लिए। ठीक है। इसी में जो है आपको दूसरा या तीसरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वहां देख लेना। तो इसी में जो है गीत गोविंद की टीका वगैरह ग्रंथ कितने कुंभा के सारे बताए हुए हैं, और कुंभा के विरुद्ध क्या क्या वो सारे बताए हुए कि दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु। ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत रसाचार्य, ऐसे कई ग्रंथ नाम मिलते हैं। संगीत विशंभरो, वो सारे मैंने बता रखे हैं। ठीक है। और परम भागवत। ठीक है। राजगुरु तो है यहाँ लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है। तो ऐसे कई उपाधियाँ मिलती, 14-15 उपाधियाँ मैंने सारी लिखा रखी है। इस प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़, अचलगढ़ आदि में किए गए निर्माण कार्यों की क्या मिलती है, तिथि मिलती है। ठीक है। किसकी, कुंभा की। कौन सा अभिलेख महान कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460। एक्चुअल में ये कुंभा ने अपने जन्मदिन पे लगाई थी। कब लगाई थी, कुंभा ने अपने जन्म दिवस पे लगाई थी। माघ शीर्ष पंचमी है, नाग शुक्ल पंचमी है, या ऐसी कुछ तिथि है, उस तिथि को लगाई थी। मैं आपको तिथि एग्जैक्ट करवा दूंगा कभी, और आगे कल वाले लेक्चर में भी करा दूंगा। ठीक है ना। तो ये तो जो है आपकी कौन है, कुंभा है। ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो है अपना क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है बड़वा स्तंभ लेख है, वे बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद साथियों, बने रहिए क्लास 24 एप्लीकेशन पे। अभी RS के लिए जो है होली नाम से क्लास चल रही है। होली 20 जो है आप लगाएंगे तो RS में आपको 20% क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। EORO अभी जो है आपको मिल रहा है, EORO आपको मिल रहा है, EORO मिल रहा है आपको महज 799 रुपये में, आप परचेज करना चाहें तो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद।